नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरबा से कोयला लेकर आ रही मालगाड़ी मध्य प्रदेश में अनूपपुर के पास बेपटरी हो गई। अलान नदी पर बने पुल पर पटरी में क्रैक की वजह से 16 डिब्बे नदी में जा गिरे। घटना शाम करीब 4:15 बजे की है। जहां हादसा हुआ ये रेलवे लाइन 2 साल पहले ही बिछाई गई थी। पुल भी नया बना था। माना जा रहा है कि पटरी में क्रैक आने की वजह से घटना हुई है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा वेंकटनगर से निगौरा के बीच हुआ है। मालगाड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा से कोयला लोड कर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा रेलवे साइड भेजा जा रहा था। अनूपपुर के निगौरा से छत्तीसगढ़ के वेंकटनगर के बीच रेलवे ने थर्ड लाइन 2 साल पहले चालू की थी। थर्ड लाइन का प्रोजेक्ट विशेष तौर पर मालगाड़ी परिचालन के लिए ही था। हादसे के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि 2 साल पहले चालू हुई मालगाड़ी की ये लाइन आखिर कैसे क्रैक हुई। पटरी के समय समय पर निरीक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से यहां पर पटरी में एक बड़ा क्रैक दिख रहा है। 2 साल पहले ये लाइन बिछी थी। करीब 16 डिब्बे जो हैं वो कोयले से भरे नदी में गिर गए। चलिए रुक करेंगे सीधे अनूपपुर का। हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं अनूपपुर से हमारे साथ। अजीत, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? आखिर हादसा जो हुआ उसका कारण क्या था और क्या रेलवे की तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई बयान दिया गया है? बिल्कुल आयुष जी, अभी रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन जो एक ऑफिशियल मैसेज फॉरवर्ड हुआ था उस मैसेज के आधार पर 16 डब्बे डिरेल हुए हैं। और ये जो हादसा हुआ ये 842 जो उनका सेक्शन नंबर होता है वहां पर हुआ है। वेंकटनगर और निगौरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीच में एक अलान नदी है, उसके पुल पर ये हादसा हुआ है। और वहां पर वो गाड़ी जो है वो कोई पटरी थी, एसएसपी एक टेक्निकल शब्द होता है, उसके फ्रैक्चर होने की वजह से ये हादसा हुआ। आयुष जी, शाम करीब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इसके बाद क्या फिलहाल वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है? जो डिब्बे गिरे हुए हैं क्या उनको निकालने की कवायद की गई? और चूंकि लोडेड थे इस वजह से किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल आयुष जी, डिब्बे बहुत डैमेज हुए हैं। लगभग 16 डिब्बे तो नदी के ऊपर गिरे और उसके ऊपर भी जो 10 डब्बे हैं वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुए झटके से। और पहिया टूट गई है, कई लाइनों को भी बड़ा उसमें नुकसान हुआ है। निश्चित है 4 बजे के बाद चूंकि बारिश का समय था और दूसरे लाइन से लोग पहुंचे हैं वहां पर, तो 2 गाड़ियां भी, उत्कल एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस को जो है 1 घंटे लेट किया गया, उसे दूसरे स्टेशनों से रोका गया है। वो अभी 1 घंटे लेट है अनूपपुर स्टेशन पहुंचने को लेकर के। उसके अलावा वहां बचाव कार्य चल रहा है, रेलवे का अमला वहां पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जन हानि नहीं हुई है। आयुष जी, इसके अलावा अजीत, अगर बात की जाए यहाँ पर मालगाड़ी परिचालन के लिए थर्ड फ्रेट बनाई गई थी, फ्रेट कॉरिडोर टाइप का बनाया गया था, ये जानकारी मिल रही है। तो क्या जो रूटीन ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर ट्रेन है, उनके रूट पर भी असर पड़ रहा है? जो अगल बगल की लाइन थी उस पर भी असर पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं आयुष जी, थोड़ा सा असर पड़ा है। चूंकि ये दुर्घटना हुई थी और पूरा अमला वहां पर मौजूद है, तो 2 मालगाड़ियों को दो सवारी गाड़ियां जो गरीब रथ है, जो दुर्ग से लेकर के और लखनऊ जाती हैं, उसे रोका गया है। और जो उत्कल एक्सप्रेस है उसे ये 1-1 घंटा इन्हें डिरेल किया गया है। और इसके बाद बाकी गाड़ियां लगातार कुछ देर बाद ये परिचालन जो है, जो जहां से यात्री गाड़ियां चलती हैं उसे चालू कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो तीसरी लाइन थी, इसमें जो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, पिछले साल अगस्त में 2020 में देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था और रेल अधिकारियों को बधाई दी थी कि समय से पहले आप लोगों ने इस कार्य को पूरा कर लिया है। और उसके बाद लोग आए थे और रेलवे की काफी वाहवाही हुई थी। लेकिन उसके बाद ये दुर्घटना होना इनके कार्य को और कार्य की गुणवत्ता सारी वाहवाही मिट्टी में मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तमाम जानकारी के लिए, पहलू पर तथ्यों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अजीत। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन के लिए वल्लभ भवन में एनेक्सी 2 में स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम समेत जिलों में स्थापित किए गए जिला स्तरीय सिचुएशन रूम्स का लोकार्पण किया है। वहीं रायसेन के कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित किए गए जिला स्तरीय सिचुएशन रूम में रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मुनिका शुक्ला, अपर कलेक्टर अनिल डामोर, डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड्स कमांडेंट नीलमणि लाडिया और अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिले में आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों के बारे में रूबरू कराया। गौरतलब है कि गृह विभाग द्वारा राजस्व, जल संसाधन, विज्ञान
प्रौद्योगिकी और जिला प्रशासन के सहयोग से आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का निर्माण किया गया है, जिसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होमगार्ड मुख्यालय में होगा। जिलों में जिला कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है और देश में ये अपने तरीके का अलग आपदा प्रबंधन तंत्र होगा। अब तक किसी भी राज्य में ऐसी पहल नहीं शुरू की गई है। उम्मीद है कि खास करके आने वाले वक्त में बाढ़ को लेकर ये कोशिश मुकम्मल होगी। कांग्रेस पार्टी और चलिए देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश, ग्राउंड रिपोर्ट। स्कूल फीस को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों में तकरार बढ़ गया है। सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं कि इस साल फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आपत्ति है फीस को लेकर सरकार ने जो आदेश निकाले? हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो फीस बढ़ाए नहीं, अगर सरकार बोले तो हम फीस लें भी नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य तो फ्री होना चाहिए। लेकिन हमें फीस बढ़ाना नहीं है, लेना नहीं है, तो हमारी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारा स्टाफ है, उनको हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? हम पढ़ाते हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है, हम कहाँ से देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स हम कहाँ से देंगे? हम पूरी व्यवस्था कैसे करेंगे? हमें फीस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं बढ़ाएंगे फीस। बिल्कुल अभिभावकों के साथ हम स्कूल खोलने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है उनका सरकार समाधान कर दे, हमें आर्थिक पैकेज दे दें। फीस क्यों बढ़ाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। सर, आप कह रहे हैं फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1300 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। फीस बढ़ाई है स्कूलों ने, कुछ स्कूलों ने तो 4-4 गुना तक फीस बढ़ा दी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये जो फीस बढ़ाई गई है ये CBSE स्कूलों की है। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल 1% अगर एक शिकायत पूरे प्रदेश में हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी कि एक फीस बढ़ाई गई है। प्राइवेट स्कूल जो मंडल से मान्यता प्राप्त हैं, MP बोर्ड के हैं, एक स्कूल की शिकायत आप बता दीजिए कहीं है तो? एक स्कूल गिन के पूरे प्रदेश में 45,000 स्कूल हमारे साथ हैं, एक स्कूल का नाम बता दीजिए इसने फीस बढ़ाया है। फीस बढ़ाई जाती है CBSE से, और हम खुद कह रहे हैं कि हम फीस नहीं बढ़ाने के मूड में हैं। हमारी मांग है कि फीस नहीं बढ़ाई जाए, हमारी पुरानी फीस हमें मिल जाए, हम संतुष्ट हैं। क्या कुछ करने वाले हैं? हड़ताल की आपने बात कही, कब से हड़ताल पर जाएंगे? और क्या ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाएंगे? अब हम आज से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शासकीय काम करना बंद कर दिए हैं। कोई भी जानकारी नहीं देंगे, कोई भी निरीक्षण नहीं करवाएंगे। 12 तारीख को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। 12 तारीख को हमारे जो जिलों पर कलेक्टर को और तहसील और ब्लॉक में हम SDM को ज्ञापन देंगे, भोपाल में भी हम देंगे मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को, और अनिश्चितकाल के लिए सब पढ़ाई लिखाई सब बंद। 13 तारीख को अपने स्कूलों की चाबी भी इनको सौंप देंगे। तो स्कूलों की चाबी सौंप देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। मांग यही है कि सरकार स्कूलों को भी कुछ राहत पैकेज दे। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक प्रदेश का कोई भी स्कूल अब नहीं खोला जाएगा, क्योंकि यह आदेश इसलिए निकाला गया है कि कोरोना से कहीं बच्चों को खतरा ना हो, क्योंकि WHO भी यही कह रहा है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चों को खतरा होगा। वहीं प्रदेश सरकार का यह जो आदेश है इसका विरोध भी शुरू हो गया है। निजी जो स्कूल है उन सब ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत 12 तारीख से सभी स्कूल हड़ताल पे जाएंगे। यहाँ उज्जैन जिले के करीब 500 स्कूल इसमें शामिल हैं, तो प्रदेश भर के 30,000 से अधिक इसमें स्कूल शामिल रहेंगे। मेरे साथ निजी स्कूल संस्था के संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा मौजूद हैं। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी वजह से आपको हड़ताल करना पड़ रही है? सर, सबसे पहला बिंदु हमारा ये है कि शासकीय स्कूल तुरंत तत्काल खोले जाएं, क्योंकि ऑनलाइन से बच्चों की पढ़ाइयाँ हो नहीं रही है और ना बच्चों का शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। दूसरी हमारी मांग है RT का जो पैसा हमारा बकाया है वो पैसा हम लोगों को तत्काल दिया जाए शासन की तरफ से। और तीसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि शासन ने कल से हमने पे निवेदन किया था कि हमें 5 साल की स्थायी मान्यता दी जाए, तो वो मान्यता भी नहीं दी गई। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट शुल्क ले रही है, मान्यता शुल्क बोर्ड ले रहा है हमसे, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। तो ये तीनों मांगे हमारी प्रमुख है। इसके आधार पर हम लोग 12 तारीख से असहयोग आंदोलन करेंगे। शासन की किसी भी जानकारी या कोई पत्र का हम लोग जवाब पूरे प्रदेश स्तर पर कोई भी स्कूल नहीं देगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन का स्वरूप यह रहेगा कि पूरी तौर से यहाँ पर शासन का एक भी आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, शासन का असहयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आने वाली 12 जुलाई से जो निजी स्कूल है वो पूरी तरह तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, हर वर्ग प्रभावित हुआ है, हर व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन एक वर्ग है जो बेहद प्रभावित हुआ है, वो है शाला। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 1.5 साल से बंद हैं, वहीं जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा से वंचित हैं और जो शिक्षक हैं वो अपनी तनख्वाह से वंचित हैं। 1.5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि वो पढ़ाने नहीं जा पा रहे। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसका भी कोई बहुत आधार नहीं है, लोग ऑनलाइन क्लासेस में विश्वास नहीं रखते, बच्चे आते नहीं हैं। तो इन तमाम जो ये मुश्किलें हैं इसका सामना जो है प्राइवेट स्कूल्स और शालाएं कर रहे हैं। वहीं अब इन स्कूल वालों ने मुख्यमंत्री से और सरकार से कुछ गुहार लगाई है अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर, और अगर इनकी 5 मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 12 तारीख से ये स्कूल एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पे चला जाएगा, अपनी चाबी जो है सरकार को सौंप देगा। हमारे साथ इस वक्त जो प्रदेश स्तर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद तिवारी उनका नाम है। सर ये बताएं कि ये जो स्कूल एसोसिएशन ने डिमांड करी है, क्या मुख्य मांगे हैं, क्या क्या वजह है कि अब आप लोग ने ये कदम उठाने का जो फैसला लिया? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 2 वर्ष से स्कूल बंद है और 19-20 और 20-21 से हमारा स्कूल पूरी तरीके से बंद है, और ऐसी स्थिति में पैसों को लेकर हमारे टीचर्स को पेमेंट को लेकर हम लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पे बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, जैसे बिल्डिंग का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ऐसे तमाम तरीके हमारे पास खर्चे हैं। हम इस खर्चों को मिट आउट कैसे करेंगे जब बच्चों की फीस ही नहीं आएगी? एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिल्कुल ट्यूशन फीस के अलावा कुछ ना लिया जाए, वो भी आधी ली जाए, तो ऐसी स्थिति बहुत बद से बदतर है। हमारी जो 5 मांगे हैं वो मुख्यतः ये मांगे हैं कि जो मान्यता हमें मिली है वो 5 साल की मान्यता मिलती है, उसमें कोविड के चलते में 2 साल की मान्यता 1-1 वर्ष की बढ़ा दी गई। इसी तरीके से हम मांग करते हैं कि 3 वर्ष की मान्यता भी हमें थोड़ा बढ़ा दी जाए, जिससे कि हमारा विद्यालय जो इस समय क्राइसिस में है, क्योंकि इसमें हमको 45-45 हजार दोनों को देना पड़ता है, शासन को भी और मंडल को भी। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? यह है कि अभी इस समय बड़ी स्थितियां खराब है, तो जहां तमाम तरीके से प्राइवेट स्कूल्स को सारी सुविधाएं सारे तरीके से शासन कहती है कि हमने सब दिया, हमारी वास्तविक स्थिति कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारी समस्या है स्कूल की। टीचर्स को भुगतान कहां से करेंगे और तमाम तरीके से, इसको लेकर हमने शासन को गुहार लगाई। सर इसमें जो है पूरे प्रदेश स्तर के जितने प्राइवेट स्कूल में सारे हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं? सारे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित जितने भी विद्यालय है हम सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 12 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, कलेक्टर्स को, डीओ को ज्ञापन सौंपेंगे और मांगों को लेकर हम उनसे गुहार लगाएंगे। देखिए बिल्कुल उन्होंने साफ बताया कि ये सारे स्कूल जो हैं वो संगठित होकर 12 तारीख को अपनी सारी मांगे जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, कलेक्टरों के सामने रखेंगे, और अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 13 तारीख को यानी कि 13 जुलाई को ये सारे स्कूल वाले अपने स्कूल की चाबियां जो हैं वो सरकार को सौंप देंगे। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा, प्राइवेट स्कूल वालों की परेशानियों का भी समाधान करना होगा। इंदौर शहर की एक सब्जी की दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और इंदौर शहर ने कोरोना की बड़ी मार झेली थी। इसके बाद जिंदगी पटरी पर आई और ये दुकानों के ऊपर हम देख सकते हैं कि सब्जियों की भरमार हो चुकी है। सब्जियां हर तरह की, हर रंग के अंदर हमें सब्जियां नजर आती हैं। सब्जी मंडी के अंदर आवक नॉर्मलाइज हो चुकी है, लेकिन महंगाई की मार कहीं ना कहीं दुकानदारों और ग्राहकों के ऊपर भारी पड़ती नजर आती है। बताइए, रसोई गैस के दाम की बात करते हैं, हर तीसरे दिन सुन लेते हैं बढ़ गया, हर 8वें दिन सुन रहे हैं। हाँ, भाव बढ़ते रहते ना उसके। अभी क्या सिलेंडर कितने में ले रहे हैं? अभी तो खैर महीने भर हो गया, कुछ ज्यादा नहीं। जब भरवाई थी जब 750 की थी। अच्छा ये बताइए कि आपके बजट के ऊपर फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम की बात करूँ तो बहुत फर्क पड़ गया ना, हर चीज में फर्क पड़ गया है। जैसे तेल पहले 100 का था 110, अब वो 150-160 रुपए किलो हो गया। तेल के दाम बहुत बढ़ गए? बहुत बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, शक्कर के दाम बढ़ गए। और दालों के दाम किस तरह के? वो तो खैर 10-20 रुपए बढ़े, इतना भाव नहीं बढ़े। गैस के सबसे ज्यादा भाव बढ़ गए। गैस के भाव गैस जाने से परेशान है आदमी। पेट्रोल में कितने डबल तिबल भाव हो गया पेट्रोल का, कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा, क्या करेगा बताओ। जाने के लिए भी 10 बार सोचता है कितना क्यों।
बहुत ज़्यादा महंगाई है। सर बाइक का पेट्रोल की बात कर लें। पेट्रोल से सब ऐसी आग लगी कि बस पूछो ही। बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, सब्जी भाजी के दामों में आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये महंगी है? महंगी है, लेना ही मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। सर बजट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? इस महंगाई में कैसे मैनेज हो रहा है? मैं तो बहुत मजदूर आदमी हूँ साहब। जी सर। सबके बढ़ रहे हैं अभी तो दाम, सबके रेट्स बढ़ रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है कि हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। घर चलाएं तो आखिर कैसे चलाएं, और थाली में स्वाद लाएं तो आखिर कैसे लाएं। भोपाल के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखने आए हैं कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि बसें आ रही हैं, जा रही हैं, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ यात्रियों ने मास्क लगाया है तो कुछ बिना मास्क के भी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं जो बसों के स्टाफ है, कर्मचारी हैं। भैया आप बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? तो ये देखिए, ये स्थिति है कि मोबाइल से बात करनी हो या कुछ भी काम हो तो मास्क निकाल देते हैं। सर आप बताइए, कंडक्टर हैं, आपकी बस में लोग मास्क लगाते हैं? हाँ सर। आप मास्क नहीं लगाते? अभी हाल निकाला हूँ सर, मैंने अभी हाल। तो जब आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो पालन कैसे कराएंगे इसका? सर पालन तो पूरा हो रहा है ना, सभी मास्क लगा के निकलता है सर, देख लीजिए आप। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। इधर देखिए, बस में कुछ सवारियां बैठी हुई आपको नजर आएंगी, ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और ये सिचुएशन तभी है जब ये एसी बस है। एसी बस में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा रहा है। और ये देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं है कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन ठीक से हो या मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई हो। आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। करीब रात 12 बजे ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। 1 जुलाई से करीब 3 दिनों तक छापेमार की कार्रवाई एसीबी के द्वारा की जा रही थी और लगातार 3 दिनों तक इनके तेलीबांधा स्थित बंगले के अलावा जो है अलग अलग 15 ठिकानों पर जो है छापेमार की कार्रवाई लगातार चल रही थी। साफ तौर पर जांच में सरकार विरोधी गतिविधियों का पता चला और मामला जो है सिटी कोतवाली में दर्ज किया गया है। आईपीएस जेपी सिंह आखिरी बार जो है बिलासपुर में देखे गए थे और वहां के पुलिस को चकमा देकर वो गायब हो चुके हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। करीब जो है 3 दिनों तक, जब 1 जुलाई से 3 दिनों तक इनके घर पे छापामार की कार्रवाई चली थी और करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा घोषित संपत्ति इनके पाई गई थी। इसके साथ ही साथ बंगले के पीछे गटर में डायरी, फटे हुए पन्ने, 1 दर्जन से अधिक पेन ड्राइव जो है वो मिली थी, जिसके चलते इन्हीं के जो है राजद्रोह का साक्ष्य मानकर जो है इनके ऊपर रात 12 बजे राजद्रोह का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। साफ तौर पर 3 दिनों तक कार्रवाई चली और उसके बाद जेपी सिंह अभी भी फरार हैं। इंतजार है, पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और जब वो बिलासपुर से चकमा देकर भागे हैं उसके बाद पुलिस लगातार इनकी जांच कर रही है, पूछताछ जारी रखी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना पुलिस जता रही है। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर दाम बढ़े हैं और मैं आपको दिखाता हूं ताज़ा रेट क्या है। भोपाल में जो प्राइस है पेट्रोल का, ये सादे प्राइस का सादा पेट्रोल है 108 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर। और अगर वहीं डीजल की हम बात करें तो डीजल का जो नया रेट रात को आया है वो है 98 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर। यानी डीजल भी अब 100 रुपये को बस टच करने की ही तैयारी में है। पेट्रोल पहले ही 100 से पार हो चुका है और 110 के करीब अब पेट्रोल मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। लोगों पे ये जो महंगाई है वो बोझ बनकर टूट रही है। कुछ लोगों से ही बात करते हैं। भैया आप बताइए, क्या लगता है पेट्रोल कहाँ तक महंगा? पेट्रोल बहुत जरूरत से ज़्यादा है। सरकार जो है टैक्स ले रही है, अनावश्यक टैक्स ले रही है, उसको हम लोग को छूट देना चाहिए। महंगाई बढ़ रही इतनी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और डीए जो है 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। महंगाई आज देखिए और 1.5 साल पहले की देखिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? कुछ कहेंगे? पहले से ही दूसरी चीजें महंगी हैं और अब पेट्रोल डीजल भी लगातार महंगा हो रहा है। सर कुछ कहेंगे आप? अरे पेट्रोल तो साहब कमर तोड़ रहा है लोगों की, बहन जो बर्बाद कर दिया बेचारों को। गरीब आदमी तो खाना भी नहीं खा पा रहा पेट्रोल के चक्कर में। आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, किसे वजह मानते हैं आप? सरकार और कौन? खाने का तेल हो चाहे गाड़ी का तेल हो, दोनों बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, दोनों आसमान छू रहे हैं। गरीब परिवार जो खाने के लिए इतनी मेहनत करता है वो कहाँ से लाए इतना पैसा? गुस्सा लोगों में है, पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरी चीज़ों के भी दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि अब गुस्सा सरकारों पर उतरने लगा है।